या भारत में लौटते हैं तो उनको पकड़ करके अंग्रेजों के हवाले कर देंगे या फिर उन पे वॉर क्राइम्स का चार्ज लगाया जाएगा, और ये समझौता करने वाले थे हमारे लीडर। तो ये कंस्पिरेसी थ्योरी जो थी, ये बचपन से हम लोग सुनते आए थे कि इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सरकार ने तो कभी इस पे जवाब दिया नहीं, और मेरी नॉलेज में अभी तक तो फिलहाल कोई डायरेक्ट क्वेश्चन किसी ने पूछा पार्लियामेंट में वो भी नज़र नहीं आता। सरकार ने कभी इस पे कोई बयान आज तक नहीं दिया गया। लेकिन एक संदीप जी, बहुत विचलित करने वाला जो 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 विषय है, अब आज के दिन 2022 में हमारे सामने क्लियर एविडेंस निकल के आ रहा है कि हाँ, गुप्त समझौते थे, सीक्रेट प्रोटोकॉल थे। तो ये साबित हो गया, ये साबित करने वाले हैं अंग्रेज। हम लोगों ने नहीं बताया। हम लोग, जो दुनिया में मशहूर है कि सारी दुनिया के अंदर सत्य और अहिंसा का जो ठेका जिन्होंने लिया फैलाने का, सत्य अहिंसा के पुजारियों ने ये बात को नहीं बताया किसी को। लेकिन जो हमारे पुराने मालिक थे, मालिकों ने हमारी पोल खोल दी है। तो 2015 में अंग्रेजों के लंदन से ही इंफॉर्मेशन जो बाहर निकल के आती है, जो मेरे हाथ चढ़ गई थी, सरकारी उनकी ऑफिशियल रिपोर्ट, उनकी जो इन्फॉर्मेशन है, जब उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब ये बात स्थापित हो चुकी है, अगर कोई कोर्ट में केस करेगा तो वो हार जाएगा, क्योंकि वो एविडेंस क्लियर कट गवर्नमेंट के रिकॉर्ड से आ रहा है, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स आ रही है, रिपोर्ट्स आ रही है कि हाँ, गुप्त समझौता थे। और उसमें से एक क्लॉज का हमें मालूम चल गया, जो अपने आप में बहुत खतरनाक क्लॉज है। तो पहली बात, ये मुद्दा अब जो जो हम लोग बचपन में या पहले बोलते आए थे, जो कंस्पिरेसी थ्योरी के डोमेन में था, वो कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं रही, ये एक सच्चाई है। अब हमको ये पता लगाना है कि ये सीक्रेट प्रोटोकॉल और कौन कौन से थे, क्योंकि प्रोटोकॉल थे ये साबित हो गया अब। और एक जो है समझा, एक जो सीक्रेट प्रोटोकॉल जो था, उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि और जो अगर एक है, देखिए, हम जब मैं पुलिस थाने के सामने में पैदा हुआ था, वहीं मैं बड़ा हुआ था। एक अगर चोर पकड़ा जाए, कोई मान लीजिए किसी ने जेब काटी हो, एक आदमी को पकड़ा जाए, तो पूरे महीने में जितने केस होते हैं वो सारे को सारे में उसको शक के घेरे में वो आ जाता है चोर, कि इसने और जगह भी हाथ साफ किए होंगे। तो जब उनकी चोरी पकड़ी गई है सरकार की, ये जो बैठ के बड़ी बड़ी बातें मारते हैं सत्य की और अहिंसा की, इनकी चोरी जब पकड़ी गई है तो इसका मतलब इन्होंने और भी गंद किया होगा। तो ये तो इसका इसको थोड़ा सा और आप क्लियर करिए कि कौन सा दस्तावेज आपको अंग्रेजों के हाथ अंग्रेजों से मिला, और जिससे ये साबित होता है कि हम अभी भी एक औपनिवेशिक स्वराज हैं, पूर्ण स्वराज नहीं। मैं अभी सीक्रेट प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, उससे ही सारी कहानी। पहली बात, हमें समझना पड़ेगा कि ये पूरी कहानी का बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड ये है कि सुभाष चंद्र बोस, नेताजी में और महात्मा गांधी के अंदर बहुत डिफरेंसेस थे। हम लोग सिर्फ यही बात सुनते हैं कि उनका जो डिफरेंस था वो सिर्फ अहिंसा और नॉन वायलेंस और वायलेंस के ऊपर था। नहीं, नेताजी और सुभाष बोस, नेताजी सुभाष बोस में और महात्मा गांधी में तीन मोटे मोटे डिफरेंस थे। नॉन वायलेंस वाली बात थी कि गांधी जी बिल्कुल इस बात के फेवर में नहीं थे कि अंग्रेजों के खिलाफ कोई हिंसा की जाए। हाँ, लेकिन अंग्रेज अगर हिंसा करे जापानियों के खिलाफ में, वो ठीक है, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ हम हिंसा नहीं करेंगे। दूसरा ये कि जो सुभाष बोस ने वो प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया था जब वो कांग्रेस प्रेसिडेंट थे, जो बाद में प्लानिंग कमीशन बन गया, आजकल उसका नाम नीति आयोग हो गया है, वो बनाने के बाद गांधी और गांधी जी के सपोर्टर उनसे भड़क गए थे, क्योंकि वो बिल्कुल इस तरह की, उनको कोई बिजनेस इंडस्ट्री में कोई इंटरेस्ट नहीं, वो तो चरखा काटने वाले सिंपल लोग थे, वो इस बात के बिल्कुल फेवर में नहीं थे। तीसरा, और जो बहुत खराब जो बात है, कि गांधी जी शुरुआत से ही जो पूर्ण स्वराज का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, वो उसके फेवर में नहीं थे। एक सेकंड, ये अखबार की कटिंग दिखाना नरेंद्र, जो इनके किताब से है, गांधी सक्सेसर में भी मैं, जो है दूसरा अखबार की कटिंग दिखाओ जो इन्होंने लगाया है, मैंने तुम्हें भेजा था, द फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। मैंने किताब के तुमको 2 भेजे हैं स्क्रीनशॉट, उसमें से एक स्क्रीनशॉट लगाओ जो अखबार का कटिंग है। हाँ अनुज भाई। तो वो उसमें ये था कि जब सुभाष बोस ने, क्योंकि उनका महात्मा गांधी जो थे ना, वो पूर्ण स्वराज के, जो तिलक ने नारा दिया था कि पूर्ण स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं लेके रहूंगा, वो उसके फेवर में नहीं थे। वो हमेशा चाहते थे डोमिनियन स्टेटस है, कि मतलब डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया डोमिनियन है इंग्लैंड का, कनाडा उनका डोमिनियन है। उसका मतलब ये है कि क्योंकि आप झंडा देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का, तो उसमें यूके का यूनियन जैक लगा हुआ है। कनाडा वाले भी अपने, उनके देश में अभी भी जो उनकी, जो इंग्लैंड की रानी है, वो कनाडा की भी हेड ऑफ स्टेट मानी जाती है। वो ऑस्ट्रेलिया की भी हेड ऑफ स्टेट है, न्यूजीलैंड की भी हेड ऑफ स्टेट है। जैसे ये आपके सामने दिखा रहे हैं, गांधी सक्सेसर मे बी द मैन हु विल सीक फुल इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। सो ये 1938-39 का जब कांग्रेस प्रेसिडेंट बने थे सुभाष चंद्र बोस, तो ये लिखा जा रहा है, ये रिपोर्ट हो रहा है किसी फॉरेन के पेपर में, कि गांधी जी का जो स्थान ग्रहण करेगा कांग्रेस के अंदर, वो ऐसा व्यक्ति है जो इंग्लैंड से कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की डिमांड करेगा, क्योंकि गांधी जी थे डोमिनेंट स्टेटस की फेवर, जैसे ऑस्ट्रेलिया को मिला हुआ, जैसे न्यूजीलैंड को मिला हुआ है। सुभाष बोस का कहना ये था, और ऑब्वियसली, कि हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड नहीं है, हम कनाडा नहीं है। जो कनाडा के लोग हैं वो मूल रूप से अंग्रेजों के ही वंशज हैं, न्यूजीलैंड वाले वंशज अंग्रेजों के ही हैं, तो उनके लिए वो करना ठीक है। हम तो अंग्रेजों के वंशज नहीं है, हमारी तो अलग कंट्री है।
हमारे सामने जो मॉडल रखा गया था वो अमेरिका का मॉडल था कि अमेरिका ने अपना पूरा निस्ता तोड़ दिया अंग्रेजों के साथ में जब उन्होंने उनको मार के भगाया वहां से। तो इस बात को लेके गांधी जी के और सुभाष बोस के बहुत मतभेद थे। एक समय था कि पंडित नेहरू और सुभाष बोस दोनों इस बात को सोचते थे और वो गांधी के खिलाफ में थे, और उन्होंने गांधी पे बहुत प्रेशर लगाया। 1929 में जो रावी नदी के किनारे जब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और जिसकी ही वजह से 26 जनवरी 1900 हमारा देश का रिपब्लिक डे माना जाता है, तब कांग्रेस ने पहली बार 1929 में 26 जनवरी को ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करा कि आज के बाद से भारत की जो हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल है उसका ध्येय होगा पूर्ण स्वराज। इससे पहले हम लोग डोमिनियन स्टेटस की बात क्या करते थे। तो ये उन्होंने बड़ी जबरदस्ती गांधी जी के उन्होंने मुंह में डाल दिया और ये रेजोल्यूशन जो है अडॉप्ट हो गया। इसीलिए 26 जनवरी को हम अपना रिपब्लिक डे आज मनाते हैं। लेकिन गांधी जी उसके थोड़े टाइम बाद पलट गए थे, तो वो गांधी जी इसके फेवर में कभी नहीं थे। और जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी तो गांधी जी ने बोला था कि वो यूनियन जैक को चाहते हैं कि भारत के झंडे में यूनियन जैक का भी लगे थोड़ा सा। ये बात सब रिकॉर्ड पर है, इसमें कोई कंस्पिरेसी थ्योरी वाली बात नहीं है। तो वो गांधी जी वो थे, वो फेवर में थे अंग्रेजों के इनडायरेक्टली, और सुभाष बोस चाहते थे कि हम उनसे कट के अलग हो जाएं क्योंकि हमारा उन्होंने बहुत अत्याचार हमारे देश में, क्योंकि हम क्यों, वो हमारा उनका खून डीएनए एक नहीं है, तो हम लोग क्यों उनके उसमें चले, और क्यों इंग्लैंड का राजा हमारा राजा हो। तो ये एक बैकग्राउंड था उसमें करके। अब आप मुझसे पूछ रहे हैं कि नया इन्फॉर्मेशन क्या निकल गया। वो इन्फॉर्मेशन निकल के ये आया है कि 2012-13 के बीच में इंग्लैंड की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है MI5, जो वहाँ की IB है यूके की, उन्होंने अपनी ऑफिशियल हिस्ट्री जो है रिलीज करी। जो उनका ऑफिशियल हिस्ट्री, उन्होंने एक प्रोफेसर को ओथ ऑफ सीक्रेसी दी, क्रिस्टोफर एंड्रयूज, बहुत जाने माने प्रोफेसर हैं ऑक्सफोर्ड में, और क्रिस्टोफर एंड्रयूज को बोल करके उन्होंने उनको कागज दिखाए सारे कि आप हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी की पूरा इतिहास 1905 से लेके जब भी वो बनी थी आप पूरा लिखेंगे। और उसमें उन्होंने वहां जाके उन्होंने रिवील कर दिया, एक गलती से एक बात निकल के आ गई कि जब भारत को हमने इंडिपेंडेंस दिया था तो सीक्रेट प्रोटोकॉल जो थे ट्रांसफर पावर में कुछ गुप्त समझौते भी थे। उस गुप्त समझौते में एक समझौता ये था कि यहाँ पर भारत में दिल्ली में एक ऑफिस क्रिएट किया गया जिसका नाम था सिक्योरिटी लियाजन ऑफिसर, SLO। और ये ऑफिस यहाँ बैठाया गया, और ये ऑफिस जो था कोई पुराने जमाने के अंग्रेजों के जमाने के किसी अफसर को वहाँ भी बिठाते थे, और हमारे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर थे वो जाके उसको सलूट मारते थे कि साहब ये रही हमारी रिपोर्ट है। और आपके सुन के होश उड़ जाएंगे कि ये जो SLO का ऑफिस था ये दिल्ली में 1968 तक रहा। तो 68 तक आपकी इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो बॉसेस थे, मैं डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, वो जाकर के इनको रिपोर्ट करते थे अपने मालिकों को, हमारे IB उनको। हाँ, डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ मैं, किसी छोटे मोटे की बात ही नहीं कर रहा। और ये ऑफिस 1968 तक यहाँ दिल्ली में था, और 68 में हमने नहीं खत्म किया। अंग्रेजों ने अपना हाथ खींच लिया कि भैया बहुत पुरानी बात हो गई, हमारे पास पैसा नहीं रन करने का, वापस कर लेते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल राजी थे। मैं आपके ही लिखे को हिंदी में पढ़ के लोगों को समझाता हूँ। मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि ये जो बात मैंने आपको बताई है, ये कि SLO का ऑफिस खोला गया और सीक्रेट प्रोटोकॉल थे, ये इंग्लैंड की जो ऑफिशियल मिलिट्री जो उनकी MI5 उनकी है, जो उनकी IB है, उसने ये ऑफिशियली छाप करके ये बात पब्लिकली कंफर्म कर दी है, नंबर 1। तो ये मैं रिपीट करना चाहूंगा, ये कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं है, ये कोर्ट कचहरी के अंदर मार खा जाएंगे क्योंकि पूरा क्लियर कट है, तो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं रहा है। और हमें एक क्लॉज का मालूम चल गया कि ये क्लॉज जो थी, जो सीक्रेट प्रोटोकॉल था, उसके हिसाब से इन्होंने सिक्योरिटी लियाजन ऑफिस यहाँ खोला दिल्ली में। वहां पे तुम्हारा माई बाप बैठा हुआ था, और इस माई बाप को हमारे ये IB के ये जो डायरेक्टर थे, जो यहाँ पे बड़ी बड़ी डींगे मारते थे, ये जाके उनको रिपोर्ट करते थे। और ये बेशरम लोग जो हैं 1968 तक अपनी सब रिपोर्टें उनको दिखाते थे, अपने साहबों को। और इसी प्रकरण के अंदर इन्होंने सुभाष बोस पे जासूसी कर करके उसकी रिपोर्टें फॉरवर्ड करी अंग्रेजों को 1947 के बाद में। ये किसी और देश में होता, कोई और देश होता, किसी देश जिन लोगों के अंदर गुलामी नाम की चीज ना हो ना, ये ट्रीजन कहते हैं इसको इंग्लिश में, ये विश्वासघात है, देश के साथ विश्वासघात हुआ है कि आप इंडिपेंडेंस के बाद में, जिसको आप इंडिपेंडेंस बता रहे हो, आप सुभाष बोस पे जासूसी करके उनकी रिपोर्टें अपने मालिकों को दे रहे हो इंडिपेंडेंस के बाद में। कोई आप में सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कि नहीं है? 1968 तक तुम लोग जाके उनको सलूट मार रहे थे लोगों को, शर्म नहीं आती इन लोगों को? मैं आपके लिखे को थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं लोगों को। पुस्तक में सारे सबूत लगाए गए हैं, जिनको सबूत चाहिए वो देख सकते हैं। अनुज सर लिख रहे हैं, MI5 से हमें ज्ञात होता है, जो MI5 के दस्तावेज बाहर आए हैं, जवाहरलाल नेहरू की सरकार अंग्रेजी शासन के समाप्त हो जाने के बाद, यानी 47 के बाद, नई दिल्ली में एक MI सुरक्षा अधिकारी SLO को स्थापित करने के लिए सहमत हो गई थी। और हाल ही में स्वतंत्र हुए अंग्रेजी राष्ट्रमंडल देशों, यानी कि कॉमनवेल्थ देश जो हैं, भारत के समान ही SLO की सतत उपस्थिति
सामान्यतः गोपनीय किंतु अप्रकाशित सत्ता हस्तांतरित संधि का एक महत्वपूर्ण अवयव है। यानी वो कह रहे हैं कि कॉमनवेल्थ जितने भी देश हैं जो ब्रिटेन के गुलाम बने, उन सबके साथ ये समझौता ब्रिटेन ने किया था। एमआई के आधिकारिक इतिहास लेखक प्रोफेसर क्रिस्टोफर एंड्रू ने आधिकारिक दस्तावेज के आधार पर ये लिखा कि मार्च 1947 में एमआई 5 के उपाध्यक्ष गाय लिडल ने नेहरू सरकार से एसएलओ की स्थापना के संबंध में एक समझौता किया था, गुप्त समझौता। यानी ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी को भारत की खुफिया एजेंसी जानकारी देती थी और उसका दफ्तर यहां भारत के अंदर था। और उसमें प्रथम एसएलओ कौन बनाए गए यहां जो बैठे थे? लेफ्टिनेंट कर्नल केनेथ वार्न। और वो ही उन्हीं के माध्यम से आईबी जो है सारी सूचना नेताजी एवं अन्य MI5 को देती थी। अनुज भाई, ये तो पूरी संप्रभुता को चुनौती मिल रही है, भारत की संप्रभुता को। भैया 200 साल तक गुलाम रहे थे तो गुलामी तो करनी, वो तो उनके खून में घुस गई इन लोगों के। आपको तो इसमें प्रॉब्लम, मैं कह रहा हूँ 1968 तक ये सूचना नहीं देते थे ये लोग। सूचना तो मैं आपको दे रहा हूँ ट्विटर फेसबुक पे, ये उनको रिपोर्टिंग करते थे, रिपोर्टिंग करते थे। साहब ये ले लो, ये रिपोर्ट ले लो हमारी, ये आपकी। और एक रॉ के नंबर 2 ने इसको पब्लिकली एडमिट किया बाद में, जब ये स्टोरी मैंने फ्लोट करी थी तो रॉ का नंबर 2 ने पब्लिकली एडमिट किया कि हाँ हम लोग उनके अंदर काम करते हैं। वो तुमको तो शर्म ही नहीं उन लोगों को। तो इस देश में एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिनको अगर उनका बस चलता वो तो अंग्रेजों को जाने के फेवर में नहीं थे कि सुबह उठ के उनको सलूट मारो, उनकी सफेद चमड़ी वालों को उनके पास में वो पकड़े पहन के खड़े हो जाओ, ये तो उनकी औकात इनकी ये थी। ये तो उनकी चापलूसी करने में बहुत इनको इंटरेस्ट है इन लोगों को। इस देश में एक भवड़ा तबका था जिसको अंग्रेजों के बिल्कुल वो उनके पीछे उनके जाने के लिए वो तो बहुत खुश थे कि साहब लोग यहाँ शाम को जिमखाना क्लब मिलेंगे, हम भी वहां जाके उनके साथ हम भी चाय पानी पी लेंगे साहब लोगों के साथ में। उनकी दिल की इच्छा ये थी। तो ये उनको रिपोर्टें करते थे बैठ करके। ये बात पब्लिक जन जाहिर हो गई, इसमें तो बवाल नहीं मचा है क्योंकि इतने पूरे प्रॉब्लम की जड़ जो ये है कि पूरे भाजपा के लोग बैठ के गांधी भक्ति कर रहे थे अभी तक। उनको नजर ही कुछ नहीं आ रहा गांधी जी के अलावा भी। अब तो भगवान भला करे कल एक बड़ा अच्छा काम हुआ है तो मुझे उम्मीद है कि अब कुछ चेंज होना शुरू हो गया। नहीं तो ये तो ऐसी खबर है कि अगर ये भाजपा ने की होती, कांग्रेस वाले इनको घर से निकाल के इनको मारते इन लोगों को चपले। हाँ, देखो अब सावरकर पे कैसे गलत आरोप लगाते रहते। आप लोगों ने आपने दो और बड़े तथ्य दिए हैं। मैं कहूंगा एक फोटोग्राफ दिखाएं जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के साथ सेना प्रमुख जो 2 अंग्रेज हैं उनकी फोटोग्राफ देखिए, थोड़ा और बड़ा करो। और अनुज सर ने क्या लिखा है आप देखिए कि 1949 में सोवियत रूस को छोड़ते समय, वो खैर उनका भारत के वायु एवं जल दोनों सेना के प्रमुख अंग्रेज थे। यानी हमारी सेना भी अंग्रेजों के अधीन थी। आजादी के बाद भारत की थल, वायु एवं जल सेना के को क्रमशः 1949, 1955 और 1958 तक अंग्रेज ही प्रमुख होते थे। और ये फोटोग्राफ आपको राष्ट्रपति सचिवालय से है, थोड़ा बड़ा करो, कि प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी के साथ जो सेना प्रमुख हैं आजादी के बाद, वो दोनों ब्रिटिशर्स हैं। यानी हमारी सेना पर भी आजादी के बाद कमांड ब्रिटेन का था। अनुज भाई ये तो जबरदस्त है, ये तो शॉकिंग है बहुत ज्यादा। और ये ऑफिशियल है, इसमें कोई ऐसी, ये मैंने कहा नहीं, आपने कहा राष्ट्रपति सचिवालय की फोटोग्राफ है। ये फोटोग्राफ मेरे ख्याल से सन 53 की है। और भी बहुत सारी रीलें मिल जाएंगी आपको कि जहां हमारे अंग्रेजों को सलूट मार ये लोग मार रहे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो आपके 19 पहले जो हमारे एयरफोर्स चीफ बने हैं भारतीय, वो थे सुब्रतो मुखर्जी, जिनके नाम पर सुब्रतो पार्क दिल्ली में है एयरफोर्स कैंटोनमेंट में। वो बने हैं सन 55 में। तो 55 से पहले आप जाइए एयरफोर्स की, आजकल तो गूगल का जमाना है, आप इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पे जाइए, उनसे पूछ देखिए उसमें कि एयरफोर्स के चीफ कौन थे 55 से पहले। सारे अंग्रेज थे। कुछ लोगों ने कंफ्यूजन करके बोले कि एंग्लो इंडियन थे। मैंने कहा भैया एंग्लो इंडियन नहीं है, एंग्लो इंडियन भी भारतीय है। एंग्लो इंडियन की बात नहीं कर रहा, ये प्रॉपर अंग्रेज थे, ब्रिटिश सिटीजन थे, जो रिटायरमेंट के बाद अंग्रेज वापस इंग्लैंड में चले गए। इनफैक्ट अभी ये इनमें से 1-2 की डेथ बहुत रिसेंटली जाके हुई है 2000 के दशक में। तो ये, और उसके अलावा सबसे ज्यादा कि आपकी जो नेवी थी, हमारी जो नेवी, इंडियन नेवी है, उस नेवी में तो 58 तक आपके अंग्रेज उनके हाथ में थे। और उससे मुझे एक बात याद आ रही कि अगर आप हमारी नेवी का फ्लैग आप देखेंगे, आज की बात मैं कर रहा हूँ, अभी बहुत देश में बवाल मच रहा है कि वो एक गांधी जी की बड़ी फेवरेट को क्रिश्चियन हिम थी, अबाइड बाय मी, उसको हटाया गया तो काफी बवाल मच रहा है उस पे। आप में से किसी ने नेवी का फ्लैग देखा है भारतीय?
आज सबके पास में गूगल है, जाइए गूगल में जाके देखिए भारतीय नेवी का फ्लैग। नेवी का फ्लैग दिखाना नरेंद्र खोज के। हाँ। भारतीय भारतीय अगर वो आप दिखाएंगे तो मैं आपको समझा सकता हूँ उसका मतलब क्या, और क्या उसका लिंक है ट्रांसफर ऑफ पावर के साथ में, और किस तरह से इन लोगों ने पूरे देश की मतलब इंडियन नेवी फ्लैग सर्च करो। की धज्जियां उड़ा दी इन लोगों ने। तो ये इनका उस टाइम पे सीक्रेट प्रोटोकॉल हुआ था करके, तो इसमें तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है। 47 जैसे आप लोगों से सवाल पूछें, अभी तो आपने राष्ट्रपति की फोटो दिखाई है, सवाल ये आप किसी भी पूछें, आदमी से पूछें कि भारत देश का 1948 में हेड ऑफ द स्टेट कौन था। जैसे आजकल हेड ऑफ द स्टेट जो है राष्ट्रपति होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर होता है। तो 1948 में देश का हेड ऑफ द स्टेट कौन था? उसका आंसर है किंग जॉर्ज सिक्स्थ। 49 में कौन था? किंग जॉर्ज सिक्स्थ। 1950 में कौन था? किंग जॉर्ज सिक्स्थ। 50 के बाद से आपके राष्ट्रपति को हेड ऑफ द स्टेट का दर्जा दिया जाता है। लेकिन किंग जॉर्ज का जब जन्मदिन मनता था तो हमारे राष्ट्रपति, आप सोचिए अगर आज के जमाने में ऐसा हो तो क्या होगा कि हमारे राष्ट्रपति जाकर, ये हमारी भारतीय सेना की, हमारी नेवी का फ्लैग है, दिखाइए मैं आपको फ्लैग। ये बीच में जो आप ये क्रॉस, रेड रंग का क्रॉस देख रहे हैं, आप इंग्लैंड का झंडा देखिए, यूके का झंडे में ये दो, यूके का झंडा दो क्रॉस से मिलकर बना है, इसको बोलते हैं सेंट जॉर्जेस क्रॉस। तो आप यूके का झंडा दिखा दो, यूके के झंडे में आपके ये क्रॉस होगा, दूसरा क्रॉस एक ऐसे होता है और एक ऐसे होता है, तो उसको मिला, इसको बोलते हैं सेंट जॉर्जेस क्रॉस। बहुत जाना माना है, जाइए विकिपीडिया मिल जाएगा आपको, सेंट जॉर्जेस क्रॉस है। तो हमारे जो माई बाप थे लॉर्ड माउंटबेटन, जिसके बारे में आपने बताया था अभी, उसके बारे में पता लगा कि पीडियोफिलिया का शिकार था वो, माउंटबेटन साहब ने इनको हुक्म दिया था कि आप कुछ चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ अपने जहां जहां पे हमने अपना क्राउन लगा रखा वहां पे आप अपने देश का सिंबल लगा देना, ऐसे ही आप हमारे नेवी के झंडे में ऐसे ही आपको हमारा क्रॉस रहेगा और आप उसमें अपना अपना निशान लगा दीजिएगा। तो ये आपके माई बाप का हुक्म था, उस हुक्म की तामील हो रही है। ये आपको दिखाई दे ना, ये आपके जो बीच में जो दिखाई दे रहा है आपके, ये आपका सेंट जॉर्जेस क्रॉस है। और भारत का फिर से दिखाओ नरेंद्र, ये आपका जो बीच में ये सेंट जॉर्जेस क्रॉस है ये। तो ये आपको हमारे माई बापों ने हुक्म दिया था हमारे को कि आप इसको लगाएंगे, तो उसकी हुक्म की तामील जो है वो हो रही है अभी तक। यानी 58 तक जो हमारी सेना थी वो एक तरह से ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करती थी, जो सेना प्रमुख थी। आपकी इंटेलिजेंस उनको उनके हाथ में थी। 1962 में, एक और आप सर्च कर सकते हैं, बड़ी कॉमन सी बात है, 1962 में जब हम लोग जो लड़ाई हारने का जो मेन कारण था, 1962 की जो लड़ाई हारने का मेन कारण था, वही दे दी हमें आजादी बिना खड़क बिना डाल। इनको लगा कि हम लोग हिंसा से हम लोग सबको भगा देंगे, कि जब अंग्रेजों को भगा दे तो अचानक किस खेत की मूली है। तो हम लोगों ने कोई तैयारी वारी नहीं करी, इनफैक्ट थोड़ी सी बजट बढ़ाया भी था ना फौज का बीच में। तो इन्होंने गांधी जी के सपोर्टर्स ने पार्लियामेंट में सवाल रेज कर दिया कि भैया आप फौज का बजट क्यों बढ़ा रहे हैं, बड़ी इसमें तो गांधी जी की आत्मा को बड़ी ठेस पहुंचेगी। एक बड़ी आपको सुनाता हूँ अच्छी कहानी में, 1962 में अप्रैल में एक यहाँ पे दिल्ली में IITO में एक है गांधी पीस फाउंडेशन नाम की एक संस्था है। इसको लेके बड़े स्कैंडल हुए थे कि यहाँ लोग पैसा पूसा लेके ये लोग फॉरेन कंट्री अमेरिका यूरोप में घूम करके आते हैं, गांधी जी का ठप्पा लगा रखा और सारा खानदान सेटल करने के लिए ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं, US अमेरिका में, यूरोप में। तो इन्होंने एक प्रोग्राम करवाया जिसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पूर्व राष्ट्रपति सारे इकट्ठे हुए, गांधी जी की फोटो लगाई और बोला जी है बड़ी दुनिया में बड़ी अशांति हो गई है, दुनिया के अंदर लोग बड़ी हथियारों का बड़ा दौर चल रहा है, अमेरिका हथियार बना रहा है, रूस हथियार बना रहा है, तो हम दुनिया को सीख देंगे। तो ये सीख देने के लिए उन्होंने 2 डेलीगेशन बनाए, एक गया क्रेमलिन में और एक हमारा सी राजगोपालाचारी जो थे, जो बड़े खास थे इनके माउंटबेटन के और अंग्रेजों के, इनको उन्होंने भेजा अमेरिकन राष्ट्रपति केनेडी से मिलने के लिए। और वो जब मिलने को भेजा उसके 4 महीने बाद में हमारे पे चाइना ने अटैक कर दिया अक्टूबर में। जब चाइना में अटैक किया, हमारे फौजी तो बड़े बहादुर है, लेकिन भैया फौजी जो हैं वो हाथ डंडे से तो लड़ेंगे नहीं। आपने जूते दे रखे उनको कैनवस की, वो लड़ाई हो रही है ऊपर बर्फ में, वो क्या लड़ाएंगे। तो हमारी फौज भाग गई मैदान छोड़ करके वहां से, हमारी फौज भाग गई वहां से, बिल्कुल चाइना वाले, हमारी कोई लड़ाई नहीं हुई, हम तो मैदान छोड़ के भाग गए, हमारे पास हथियार ही नहीं थे, ये तो शांति के पुजारी बैठे थे हमारे यहाँ पे। उसके बाद में वही चाचा नेहरू जो थे उन्होंने क्या काम किया, पहले ये प्रोग्राम कर रहे हैं दिल्ली में जिसमें शांति की बात कर रहे हैं कि हथियारबंदी होनी चाहिए, और अमेरिका को सीख दे रहे हैं, उसको सीख दे रहे हैं, जर्मन उसको, रशियंस को। जैसे ही आप पे अटैक हुआ है चाइना का और आपकी फौज भागी है, चाचा नेहरू बैठ के उनको टॉप सीक्रेट चिट्ठी लिखा है अमेरिकन राष्ट्रपति को कि बाबू हमको हथियार दो, हमको ये दो, हमको वो दो। अच्छा, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग ये जासूसी मुखबरी करने में, जासूसी करने में और सीक्रेट चीजों करने में हम लोग दुनिया के उस्ताद हैं। किसी आदमी को ये कानो कान खबर नहीं हुई कि हम लोगों ने अमेरिका से हथियार मांगे और हमने, तो ये बात हुई है। 1965-66 में आकर के एक गांधी जी के बड़े जाने माने चेले थे,
वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे। उनकी किताब थी गांधीज एमिसरी, मुझे नाम नहीं आता रहा, घोष उनका नाम था कुछ करके। गांधीज एमिसरी के राइटर थे, बड़े वो गांधी जी के बहुत अच्छे सपोर्टर थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और वो गांधी जी के बिहाफ पे वो अमेरिका में भारत के बारे में प्रचार करते थे, और उनकी काफ़ी जान पहचान अमेरिका में लोगों के साथ में थी, वहाँ के सेनेटर्स के साथ में एक्सेट्रा। तो उन्होंने मेरे ख्याल सुरेंद्र मोहन घोष है, मुझे नाम नहीं, सुरेंद्र मोहन घोष, सुधीर घोष ने पार्लियामेंट में पंडित जी के कुछ तारीफ हो रही थी, तो उन्होंने खड़ा होकर बोला कि आप पंडित जी की बहुत तारीफ कर रहे हो, लेकिन पंडित जी बहुत कहने को तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने उसूलों के पक्के थे और शांति की बात करते थे, लेकिन जब उनके लिए सबसे बड़ा पंडित जी के लिए देश का इंटरेस्ट था, और जब भारत देश पे संकट आया और हम लोग चाइना से हमारे साथ में हमारे ये गत बनी है, तो पंडित जी ने अमेरिकन राष्ट्रपति से हथियार मांगे थे, और ये बात मुझे अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने खुद बताई है। तो जैसे ही उसने ये बात बोली, लोग सारे खड़े हो गए पार्लियामेंट में, अबे तेरी हिम्मत कैसी, तो पंडित जी का अपमान कर रहा है, पंडित जी तो अहिंसा के पुजारी थे गांधी जी के बाद में, वो क्यों हथियार मांगेंगे, हम लोग तो, हमारा तो पूरा देश ही जो, हम तो अहिंसा के पुजारी सारे के सारे। उस बेचारे की इतनी इंसल्ट उन्होंने करी है, उसको इतनी उसको जलालत उसको झेलनी पड़ी। उसके बाद में उसको शास्त्री जी प्रधानमंत्री बुला के बोलते हैं तुम कैसे बोल रहे हो, और हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है करके। अमेरिकन एम्बेसी भी दबाव में आके उसने भी उनको उल्टा बोल दिया कि आप तो गलत बोल रहे हैं, ऐसे करके हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, फलाना ढमकाना करते करते वो आदमी को बहुत बेआबरू होकर बेचारा मरमुरा गया होगा कि उसने उसकी ऐसी उन्होंने इंसल्ट करी उसके बाद में। और संदीप बाद में जाकर के आज हमको अब आप जाइए, मैंने खुद ही वो मतलब अमेरिका में वो आपका मेरे ख्याल से बॉस्टन में कैनेडी आर्काइव है, उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट में जाकर उन्होंने 98 में मैंने इसमें वो पूरा जेके लैब जो सीआईए के अधिकारी थे उनकी पूरी की 2 पत्र लिखे थे नेहरू ने, वो पूरा मैंने इस पुस्तक में डाला है कि कैसे नेहरू ने धोखा दिया देश के साथ। नहीं वो उनके नाम पे धोखा चल रहा है। पहले तो ये लोग मना करते रहे कि हमारे पास में कुछ नहीं है, फलाना ढमकाना, हमारे पार्लियामेंट में कह रहे कि पंडित जी का बदनाम कर रहे हैं। 1998 के बाद जाके अमेरिकन सरकार ने वो डॉक्यूमेंट पब्लिक कर दिए, तो मैंने उनकी कॉपी अपने किसी आर्टिकल में डाल दी कि ये तो बॉस्टन में उनका है, मैं बॉस्टन के उसके अंदर मैंने क्या बाहर से निकला था, मैंने देखा उनका आर्काइव वो वाला जो कैनेडी आर्काइव है। तो अब उसमें पंडित जी उनको लिख रहे हैं कि टॉप सीक्रेट है, कह रहे जी हमें यहाँ पे एयर सपोर्ट चाहिए, आपके फौजी यहाँ चाहिए होंगे, क्योंकि हम लोग आपके सम्मान को हमें नहीं हैंडल करना आता, हमें इतना जहाज चाहिए, इतना स्क्वाड्रन चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि तुम लोग तो बैठ के अप्रैल में तुम लोग दुनिया को ज्ञान दे रहे थे कि भैया हिंसा करनी चाहिए, आर्मेंट नहीं चाहिए, जब आपको ठुड्डा पड़ा चाइना से तो आपको याद आ गया कि साहब ये तो गलत बात है। ऊपर से आपने इसको टॉप सीक्रेट रखा, आपने किसी को बताया नहीं है, फिर उस बेचारे की आपने बेइज्जती होगी उसकी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, जिसने पार्लियामेंट में ये बात उसके मुंह से गलती से निकल गई। तो ये इस तरह के अब ये इस तरह के लोग हैं, इन्होंने कोई बात बताई नहीं। उसी में प्रकरण में आता है कि ये ट्रांसफर ऑफ पावर में जो आप घपलेबाजी हुई है कि आपके सीक्रेट प्रोटोकॉल थे, आपकी आईबी उनको रिपोर्ट कर रही थी, आपकी फौज उनके अधीन थी। अच्छा 1962 की लड़ाई हारने के बाद में आपको मालूम संदीप जी क्या हुआ था? हमारे देश के सुरक्षा ढांचे को ठीक करना था, डिफेंस को, कि भाई हम लोग लड़ाई हार गए, आगे से गलती ना हो। तो सोचिए किसको बुलाया गया वो ठीक करने के लिए? ब्रिटेन को, माउंटबेटन को। माउंटबेटन साहब आए भारत में, माउंटबेटन साहब आए, इंग्लैंड के आर्मी चीफ वगैरह आए, उनको साहबों को बुला करके हमारे लोगों ने रिपोर्ट दी कि देखो जी हमारी सुरक्षा में ये कुछ चूक हो गई है, इसे हम कैसे ठीक करें। ये तो पूरी संप्रभुता खत्म हो गई देश की इस तरह से। अरे प्रभुता कहाँ जी, आप नौकर हैं, मालिक क्या प्रभुता खत्म होती, प्रभुता की बात किससे कर रहे हैं आप लोग? आपने चाकरी करी है 200 साल तक उनकी, ऐसा तो ना एक दिन में आपको खड़ा कर देंगे वो लोग। तो ये माउंटबेटन साहब ने हमारी बनाई है। इनफैक्ट वो तो हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी का जो डॉक्ट्रिन है, जो पूरी इंडिया की जो सिक्योरिटी की अरेंजमेंट है, वो तो कारगिल की लड़ाई के बाद से हमने चेंज किया। हाँ, वो मैं वही पूछूंगा, वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक और सबूत आपने दिया, 1999 में कारगिल युद्ध हुआ और कारगिल समीक्षा की आयोग बनी, वहां भी ये बात आया कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। मैं कहूंगा उस रिपोर्ट के बारे में भी आप बताइए। और वो रिपोर्ट में ये मेंशन था कि वही मेंशन उसमें किया कि जो इंडिया का जो नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जो है, नेशनल सिक्योरिटी में जो पूरा सिस्टम है, वो उन्होंने जो माउंटबेटन साहब बना गए थे वही चल रहा था, वो कारगिल की लड़ाई के बाद ही जाके चेंज हुआ। और 62 की लड़ाई के बाद में हमने 63 में उनको बुला के माउंटबेटन साहब को पूरा दिखाया कि देखो जी हमारी सुरक्षा में ये चूक हुई है, आप हम देखिए उसमें गलत नहीं संदीप जी, हम तो सारे के सारे हिंसा के पुजारी हैं, हमारे को तो लड़ना वड़ना हमको आता नहीं ना, हम लड़ने में इंटरेस्टेड है। तो ऑब्वियसली जब हमारे गले पड़ गया और चाइना ने अटैक कर दिया, तो ऑब्वियसली हम लोग माउंटबेटन को बुला के पूछेंगे आप लड़ाई के गुर हमको सिखाइए, हमको तो लड़ना आता नहीं है। आप देखिए ये कितनी बड़ी बात अनुज जो लिखे हैं, आप ये समझिए कि 62 के युद्ध में जब हम हारे तो माउंटबेटन आया, जो है यहाँ देखिए उन्होंने लिखा है, माउंटबेटन ने आकर संशोधन प्रस्ताव कि हम अपने राजा को दिखा रहे कि हमको ये करना चाहिए, आप बताइए क्या क्या करें। तो माउंटबेटन यहाँ आता है 62 के युद्ध के बाद,
यानी भारत की ना आर्मी स्वतंत्र ना आईबी स्वतंत्र। अब जो मैं तीसरे पॉइंट पर मुझसे पूछूंगा, कॉमनवेल्थ गेम में ये क्यों, जब वो गुलामों का देश है, गुलामों का के देशों का समूह है, ब्रिटेन के गुलामों टोला का, टोला सबूरी टोला होता गुलामों का, हाँ टोला टोला, तो गुलामों का ये टोला है ये। कॉमनवेल्थ में ये क्यों घुसे रहे? देखिए उसको लेके बहुत डिबेट हुआ था, क्योंकि 1947-48 के बाद में ये डिबेट शुरू हुई और वहाँ पे कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग, क्योंकि 47 में हमको डोमिनियन स्टेटस मिला था। कॉमनवेल्थ जो शब्द है ये बेसिकली इसका जो जो जिसको पुराने जमाने में ब्रिटिश अंपायर बोला जाता था, वो उसका आजकल का नया नाम है। ये उन्होंने ब्रांडिंग, उन्होंने उसको रीब्रांड कर दिया कि जिसको पुराने जमाने में ब्रिटिश अंपायर बोलते थे उसको आजकल कॉमनवेल्थ कहा जाता है। तो पुराने गुलामों का टोला आप जिसको बोलते हैं कि सारे गुलाम इकट्ठे हो गए, उनको बड़ी अटैचमेंट है मालिक के साथ में अपने। तो वहाँ पे एक के बाद एक प्रधानमंत्रियों की मीटिंग होती है लंदन में 48 के बाद में। उसमें भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं और हमारे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जाते हैं। और आप उसकी उसकी फोटोग्राफ्स वीडियो देखिएगा कि कहने को तो भारत पाकिस्तान में इतना मार कुटाई मची थी, इतना खून खराब हो गया, लेकिन भारत पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बड़े दांत फाड़ते हुए लंदन में वहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं, जैसे बड़ा जैसे उसका कोई बचपन का उसको कोई भाई कुंभ मेले के बाद मिल गया 6 साल बाद में। और ये लोग वहां जाकर के मीटिंग हुई है, तो वहां पे फिर इसका बहुत विरोध भारत में हो रहा था। उसको लेके डिस्कशन असेंबली में कि हमको नहीं ज्वाइन करना चाहिए। हम लोग, आप खुद ही बोल रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे को बहुत प्रताड़ित किया है। देखिए मैं आपको संदीप जी बोल रहा हूँ, मैं कोई अंग्रेजों के खिलाफ में नहीं हूँ, मेरी कोई दुश्मनी अंग्रेजों से आज के जमाने में नहीं है, ठीक है। और मेरे साथ प्रॉब्लम मेरे को ये है कि एक साइड से तो हमारी सरकार और कांग्रेस पार्टी हमको ये बोलती है कि अंग्रेजों ने आकर के भारत को बहुत प्रताड़ित किया, हमको बहुत मारा पीटा, हमको बहुत नुकसान किया और हमने उनको मार के भगा दिया। अगर आप ये बात बोल रहे हैं तो आप उनसे संबंध ना रखें, या फिर आप ये बात आप बोलते कि ठीक है वो यहाँ पर आए थे, उन्होंने हमारे को बहुत फायदा पहुंचाया, तो ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आप एक एंड पे तो उन्हें गाली देते हैं आप लोग अंग्रेजों को, दूसरी तरफ में आप कॉमनवेल्थ में जाके घुस रहे हैं गुलामों के टोले में। तो ये कौन सी बात है? तो आपको इसमें बिल्कुल सीधा सपाट बोलना चाहिए। या तो आप ये एडमिट कर लें, ठीक है जी अंग्रेज यहाँ पर आए, 200 साल तक उन्होंने राज किया, उन्होंने भारत को बहुत सी चीजें दी, हमें उनसे कोई नाराजगी नहीं है, कहानी खत्म, ठीक है, मैं उसमें चीखें नहीं मारूंगा। लेकिन आप एक तो उल्टा सीधा आप बातें बोलते हो, दिल्ली में आप कोई और भाषा यूज करते हो, लंदन में जाकर कुछ और बोलते हो, जहां बोलते हो कि साहब इन्होंने हमको बहुत मारा पीटा, ये हुआ वो हुआ, और वहां जाकर के आप घुस रहे हैं कॉमनवेल्थ के अंदर। तो भारत के अंदर बहुत लोगों ने इसको लेके बहुत लड़ाई झगड़ा मचा, तो पंडित जी प्रेशर में आ गए थे। तो उसके उन्होंने बोला कि ये काम कर सकते हैं कि हम लोग, इंडिया जो है अपना रिपब्लिक बन जाएगा, हम लोग अपना राजा जो है हमारा नहीं रहेगा रिपब्लिक बनने के बाद में, लेकिन हमें कॉमनवेल्थ के स्ट्रक्चर को थोड़ा चेंज कर देते हैं। तो थोड़ा चेंज कर दिया गया, कॉमनवेल्थ जो टोला बना दो, टोला बना करके वो हम लोग किंग जो है इंग्लैंड का जो मनार्क है, जो वहाँ का राजा, अब तो रानी होगी, उस टाइम पे उनके पिताजी राजा थे, उसको हेड उसको हम कॉमनवेल्थ का हम लोग उसको उसको वो मांगेंगे। तो इनडायरेक्टली हम लोग कॉमनवेल्थ को अपने पर मानते हैं। लेकिन अदरवाइज तो ये बीच का रास्ता पंडित जी ने निकाला था कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा, लेकिन हम कॉमनवेल्थ का हिस्सा हम लोग रहेंगे और हम राजा को कॉमनवेल्थ का हम लोग मानेंगे। इनफैक्ट अभी थोड़े दिन पहले मुझे याद है खबर आई थी कि क्वीन एलिजाबेथ ने ये प्रपोज की, उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई, प्रपोज किया कि मेरे बाद मेरे लड़के को कॉमनवेल्थ का वो माना जाए। तो मेरे ख्याल से भारत ने भी स्वीकृति दी है। देखिए जब मोदी जी वहां गए थे तो ये मीटिंग हुई थी करके। तो हम लोग इनडायरेक्टली कॉमनवेल्थ का हम पार्ट है, और कॉमनवेल्थ जो है उसमें आप गुलामों का टोला है, और उसका आप टोले में रहने के फायदे हैं, वो ठीक है, मैं उसका डिस्प्यूट नहीं करता। लेकिन उसका प्रमुख ब्रिटेन का राजा है, रानी हमेशा हमेशा, हाँ, ब्रिटेन का राजा रहेगा और राजा ही नॉमिनेट करेगा अगला। तो क्वीन एलिजाबेथ ने अगला जो है अपने लड़के को, सुपुत्र को, प्रिंस चार्ल्स को डिक्लेयर कर दिया कि वो अगला वो होगा, और हम लोगों ने स्वीकार कर लिया उसको। तो हमारे अगले मतलब कॉमनवेल्थ के जो हमारे किंग जो है किंग चार्ल्स होंगे आगे। और कॉमनवेल्थ का मुद्दा इतना उठा था, मैंने कहानी कम्युनिस्टों की उसमें लिखा है कि जो विजय लक्ष्मी पंडित पहली और आपने भी लिखा है, राजदूत बनकर गई सोवियत संघ में, तो स्टालिन उनसे मिला भी नहीं, और स्टालिन भारत की स्वतंत्रता को मान्यता तक नहीं देता था कि ये गुलामों के टोले में, ये अभी भी ब्रिटेन साम्राज्य का पार्ट है। आपने इसमें लिखा पहली बात तो आप ये सोचने वाली है कि पंडित जी ने अपनी बहन को क्यों भेजा रशिया में? रशिया में क्या खास बात थी? रशिया में क्या खास बात थी कि पंडित जी अपनी बहन को भेजे वहां पे? तो वो खास बात थी कि साहब वहाँ खबरें हैं कि सुभाष चंद्र बोस वहां पर है रूस के अंदर, और वो खबरें भी निकल के आई कि मैडम पंडित वहां जाकर के पता लगाने के चक्कर में थी, इस बारे में कुछ स्टेटमेंट आई है उसके बारे में। वो कितनी रिलायबल है वो अलग बात है, लेकिन ये था करके। वो आपने बिल्कुल ठीक बोला, स्टालिन जो थे वो भारत को गुलामों का टोला ही मानते थे, वो हमारे को उनको रिस्पेक्ट नहीं थी उन चीज की, और उनके दिल में कोई ना महात्मा गांधी के लिए ना हमारे पंडित जी के लिए कोई रिस्पेक्ट थी करके। जब गांधी जी की हत्या हुई है तो इन्होंने तो फूल तक नहीं भेजे 2-3 दिन तक इन लोगों ने, ये हालत थी। जबकि ये एक डिसेंसी होती है कि अगर दुश्मन भी मरेगा तो हम जाके फूल रख देते हैं। तो 2-4 दिन तक तो उन्होंने फूल तक नहीं भेजे इन लोगों ने, बड़ी बाद में जब हल्ला हुआ तब उन्होंने भेजे करके।
और पंडित जी के बारे में बातचीत कहीं वो कोई लोगों ने नोट्स देखे हैं स्टालिन के, उसने उनको राजनीतिक वेश्या उनके बारे में वर्ड यूज किया, पॉलिटिकल प्रोस्टिट्यूट। तो उसको ऐसे गाली गलौच देके राजनीतिक वेश्या करके उसने डिसमिस कर दिया स्टालिन ने, और पंडित जी की बहन को उसने ऑडियंस में मतलब बात नहीं। पहला जो उसके पंडित मतलब लक्ष्मी विजय पंडित के लक्ष्मी बाद, पंडित, हाँ लक्ष्मी पंडित जी के बाद में हमारे देश के जो एम्बेसडर वहां रहे थे वो रहे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो सर थे पहले, वो नाइट थे पहले। वो सर राधाकृष्णन जब वहां पे जाते हैं तो उनको ऑडियंस मिला था, और उस ऑडियंस में स्टालिन ने उनसे पूछा कि तुम लोग इंडिपेंडेंट हो कि नहीं हो, तुम्हारी फौज इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो उसका जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास, हमारे जो भारत ने क्रिएट किया वो हमारे पास अवेलेबल है, उसमें भी ये बात लिखी हुई है। तो आप हिसाब कर सकते हो कि हमारे रिकॉर्ड लिखे जाएंगे हमारी वजह से, और उसमें हम लोग ऐसी बातें नहीं लिखेंगे जो हमारे खिलाफ जा रही है। लेकिन उसके बावजूद इनको ये लिखना पड़ा कि स्टालिन ने पूछा हमारे एम्बेसडर से कि तुम्हारा देश क्या सही में इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। तो इस तरह का अंग्रेजों उनके दिमाग में, रशियंस के दिमाग में ये बात थी, और बहुत लोग की थी। इनफैक्ट बाद में ये बात एक जब लक्ष्मी जी वहाँ पे थी रशिया में, तो उनके साथ में एक टी.एन. कॉल भी थे जो हमारे रशियन एम्बेसी में बहुत सीनियर पोजीशन में थे। वो विदेश मंत्रालय के बड़े जाने माने अफसर थे, पंडित जी के रिश्तेदार भी थे वो, और साथ में बाद में वो हमारे एम्बेसडर बने हैं रशिया में। जब शास्त्री जी की डेथ हुई है तो यही टी.एन. कॉल साहब, टिक्कू कॉल इनको बोलते थे, टिक्कू कॉल हमारे एम्बेसडर थे। उसके बाद वो फॉरेन सेक्रेटरी बने यहाँ पे आकर के, उसके बाद में अमेरिका में एम्बेसडर बने हमारे, और उसके बाद फिर उनको बहुत राजीव गांधी के टाइम पे फिर उनको रशिया का एम्बेसडर बना दिया गया। मेरे ख्याल से भारत के पूरे विदेश मंत्रालय में ऐसा कोई अफसर पैदा नहीं हुआ कि जो फॉरेन सेक्रेटरी भी रहा हो, अमेरिका का वो भी रहा हो एम्बेसडर, और रशिया का एम्बेसडर भी रहा हो। मतलब एक दो हैं, मतलब मेरे ख्याल से जैसे एक शुभीमल दत्त थे, वो फॉरेन सेक्रेटरी थे और बाद में वो रूस में हमारे एम्बेसडर रहे हैं। लेकिन अमेरिका में एम्बेसडर होना और बाद में रशिया में भी एम्बेसडर होना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ये टिक्कू कॉल ने भी बाद में अपनी किताब में ये एडमिट कर लिया कि फॉरेन कंट्री के लोग, रशिया वाले, हमको इंडिपेंडेंट नहीं मानते थे। और उसने कारण और भी दिया कि वो निकल के आया कि जब 1961 में रानी हमारे देश में आई है, जब आप उसकी वीडियो रील देखिए गूगल में जाकर, क्या हो जब रानी आई देश में तो देश मतलब गदगद हो गया। हमारे भारत के लोग जो पीछे भागे लोग पागलों की तरह कलकत्ता में कि रानी आ गई, रानी के दर्शन कर लो। पूरा उनके आदर में पूरा प्रोग्राम यहाँ पे हुआ है। और वो उसमें कल से प्रपोजल भी था, और पंडित जी एडमिट भी कर रहे थे कि 26 जनवरी की परेड में रानी को सल्यूट दें साथ में हम खड़े करके। तो फिर बाद में लोगों ने बोला कि यार ये बवाल मच जाएगा इसमें, तो ना करो। इसी प्रकरण के अंदर मैं माफी चाहता हूँ आपसे, मैं 23 तारीख को 22 को नहीं जुड़ सका, क्योंकि 22 तारीख को मेरे को एकदम से मेन स्ट्रीम मीडिया ने बुला लिया। ये जो मूर्ति जो हटी है, इसके बारे में भी बोलना आज बहुत रिलेवेंट है, जो आपका मेरा जो डिस्कशन हो रहा है उसके मामले में। किंग जॉर्ज फिफ्थ जो हमारी जो अभी रानी है, उनके दादाजी हुए, उनकी मूर्ति यहाँ लगी थी, ठीक है। और जब वो यहाँ पर आए थे 1911 में, जब दिल्ली को नेशनल कैपिटल बनाया गया था, तो सारे जितने हमारे ये महाराजा अधिराज जो है उनके कदमों में लौट गए थे। ये सब फोटो आपको मिल जाएंगी सब। यहाँ तो ये बड़े बड़े डिंगे मारते थे, महाराजा अधिराज सम्राट बन गए, दो टके के जमींदार साले वहाँ पे बैठ करके रियासतें खोल के बैठे हैं, जिनकी औकात बेसिकली जमींदारों की थी। अपने आप को बोल रहे सम्राट बोल दिया, अपने महाराज बोल दिया। अरे कौन से महाराजा भैया, आखिरी महाराजा इस देश में था हर्षवर्धन। तुम लोग पेटी किंग्स होते हैं, उनको पेटी किंग भी नहीं तुम लोग तो। ये बेसिकली जमींदार थे, इन्होंने लोगों को लूट के अपने आप को सम्राट, अपने आप को महाराज डिक्लेयर कर दिया। जो भी ये सारे राजा बैठ के वो महाराज उसके कदमों में नतमस्तक हैं, की फोटो आपको मिल जाएंगी, क्योंकि वो राजा आए थे यहाँ पे, दिल्ली को बनाया गया राजधानी दिल्ली की। तो जब हमारा देश जब आजाद होता है, ये जो इनकी थ्योरी है कि इंडिपेंडेंस दे दी हमें, इंडिपेंडेंस मिल गई, तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं थी कि उसकी मूर्ति यहाँ से हटा दे राजपथ से। पहली बात तो उसका नाम था किंग्स वे, जिसको आज हम राजपथ कहते हैं। तो किंग्स वे का मतलब क्या होता है? किंग्स वे, राजा का रास्ता, उसी को बोल दिया राजपथ। नाम इसका भी चेंज होना चाहिए। तो पहले किंग्स वे का दो थे, किंग्स वे और क्वींस वे। तो क्वींस वे का नाम चेंज होकर हो गया कस्तूरबा गांधी मार्ग, और ये है किंग्स वे। तो किंग्स वे का नाम रखा हुआ राजपथ, जो राजा के पास है। और वहां पे सबसे अच्छी जगह पे राजा की हमारी मूर्ति लगी थी। हमारे राजा थे भी, क्या कर सकते हैं, असलियत है हिस्ट्री की। अब जब आजाद हो गए तो गुलामों के टोले में हिम्मत ही नहीं कि राजा की मूर्ति हटा दें। अभी मैं देख रहा हूँ कोई जाना माना इतिहासकार है जो कांग्रेस के साथ में बैठ के बातें करता है, वो कह रहा है कि पंडित जी ने मूर्ति वहां से हटा दी। अरे पंडित जी ने कहा मूर्ति उठाई भैया, वो तो मूर्ति थी मूर्ति भी दिखाओ नरेंद्र, जो अभी मोदी जी ने लगवाई है। हाँ, ये मूर्ति भारत की सबसे इंपॉर्टेंट रोड, हमारे गणतंत्र का हमारा प्रतीक, जहां पे हमारी 26 जनवरी की परेड होती है, देश की संप्रभुता को दिखाया जाता है, वहां के सबसे खास जगह पे कनोपी के नीचे इंग्लैंड की राजा की मूर्ति लगी हुई थी। किसी माई के लाल में, गुलाम में हिम्मत नहीं थी कि उसको हटा दे। वो नहीं हटी। वो 1965 तक वहां बिल्कुल ठीक लगी हुई थी। 1965 में कुछ लोग जो नेताजी के सपोर्टर थे वो वहां इकट्ठे हुए, उन्होंने जाके उसके मुंह पे काली पोती है, मुंह पे जाकर के,
और उसके नाक मुंह तोड़ दिया जाके हथौड़ियों से। उसके बाद इन लोगों को शर्म आई, इन्होंने फिर कहा कि इसको मूर्ति को, राजा की मूर्ति को यहाँ से हटा देते हैं, और उसके बाद में 1968 में मूर्ति को हटाया गया। तो ये मूर्ति, जो राजा की मूर्ति वहां पे थी, वो 1968 तक वहां रही थी, क्योंकि यानी वो जब तक, अगर देखा जाए तो जब तक MI5 तक को सारी सैल्यूट दे रही थी भारत की खुफिया एजेंसी, सेना जो है, तब तक उनकी मूर्ति भी थी बनी हुई। हाँ मूर्ति यानी थी, वो और साबित हो गया। वो तो हटाते भी नहीं। अगर ये जो नेताजी के सपोर्टर जाके उसका मुंह हाथ नहीं तोड़ते, वो तभी भी लगी होती यहाँ पे, जैसे आपके नेवी के फ्लैग में क्रॉस लगा रखा है। वो तो हटनी नहीं थी, वो तो उन्होंने जाके तोड़ दिया। मेरे ख्याल से वो लोग बहुत नाराज होंगे ना कि राजा की मूर्ति को जाके उन्होंने ऊपर मुंह में कालिक पोत दिया, ऊपर से उन्होंने वो हथौड़ी मार के नाक कान तोड़ दिया, फिर नेताजी की फोटो लगा दी, तो उस वजह से हटी वहां पे। अच्छा देखिए, उसमें और इनकी इतनी कितने धूर्त किस्म के लोग हैं आप उनका देखिए, कि जैसा आपका इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में हुआ था कि लड़ाई लड़ने में आगे सुभाष चंद्र बोस के लोग, लेकिन खीर खाने के लिए ये पहले गांधीवादी पहले पहुंच जाते थे। लड़ाई लड़ी उन्होंने, इंडिपेंडेंस मिल गया तो गद्दी पे जाके ये बैठ गए, क्योंकि ये इस मामले में बड़े बड़े चालू लोग हैं यार, बड़े चालू लोग हैं। लड़ाई करेगा कोई और, खीर खाने ही पहले ये पहुंच जाते। यहाँ पे भी वही घटना घटी कि मूर्ति पे कालिक पोती सुभाष बोस के फॉलोअर्स ने, नाक कान तोड़े सुभाष बोस के फॉलोअर्स ने, उन्होंने लगाई नेताजी की फोटो वहां पे। इन्होंने प्रपोजल दे दी कि महात्मा गांधी की लगा दो मूर्ति यहाँ पे। तो ये खीर खाने में इतने उस्ताद हैं कि ये तो हमारी किस्मत है, भगवान ने ये मतलब था कि ये हो नहीं पाया कुछ कारणों से, नहीं तो यहाँ तो महात्मा गांधी की मूर्ति लगाने के चक्कर में थे ये 1959 के बाद में। तुम्हें तो मूर्ति तोड़ी नहीं है, तुम तो बैठ के सलूट मारे थे अंग्रेजों को बैठ करके। तो मारे उन बेचारों में सुभाष बोस के फॉलोअर्स ने, उन्होंने आके मूर्ति को हटवाया बेसिकली, और तुम पहुंच गए वहां पे खीर खाने के लिए। जैसे तुम लोग गए थे 47 के अंदर, कि जब लड़ने का टाइम था अंग्रेजों से, तो तुम लोग बैठ के तुम उनको चिट्ठियां लिख रहे थे बैठ करके, एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, ठीक है। लड़ाई लड़ी किसी और ने, जब लड़ाई जीत गए तो ट्रांसफर पावर मिलने के लिए पहले आप पहुंच गए भीख उनसे मुंह लेने के लिए। इतने धूर्त किस्म के लोग आपको दुनिया में नहीं मिलेंगे, बड़ी धूर्तता, बड़े चालू किस्म के लोग हैं यार ये। इधर कुछ बोलते हैं, लंदन में कुछ बोलते हैं, और टोपी बनाने में बड़े उस्ताद हैं ये लोग। यहाँ कुछ बोलेंगे, वहां कुछ बोलेंगे, और करते करते, और यहाँ हमें ये गोली दिला दी कि साहब आजादी मिल गई। अरे आजादी कहाँ मिली है, तुम तो डोमिनियन स्टेटस लेके बैठे थे वहां पे। अच्छा आप और मैं चाहूंगा कि सारे लोग अपनी आंखों से सबूत देखें, इस किताब में पढ़ें। मैं सबको ये विनती कर रहा हूं कि प्लीज इतिहास को बदलना है तो स्वयं से शुरुआत करें, स्वयं इतिहास को जानें, समझें और इसको आगे की पीढ़ी तक ले जाएं। आपको ये पुस्तक उपलब्ध है अंग्रेजी हिंदी दोनों में, अंग्रेजी में कोरिंडम नाम से और हिंदी में नेताजी जो है, और गुमनामी बाबा और सरकारी झूठ के नाम से। संदीप, अंग्रेजी में इस किताब का नाम है गवर्नमेंट डजंट वांट यू टू नो दिस। और जो अंग्रेजी हमारी जो पुस्तक है कनंड्रम, वो एक्चुअली बहुत मोटी है, वो उसके कोई 900 पन्ने हैं, उसमें पूरी राम कहानी है। लेकिन इतनी मोटी किताब को अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे तो कम से कम 1000 पन्ने की हो जाएगी। इतनी महंगी, इतनी बड़ी किताब मुझे लगता नहीं अभी तो हम लोग नहीं कर सकते। ये परफेक्ट ये किताब मैंने पूरी पढ़ ली है, परफेक्ट है। हाँ, तो ये 300 पन्ने में हमने सारी कहानी समझा दी है। लेकिन किसी को कोई चाहता है कि नहीं, मेरे को और सवाल चाहिए, मेरे को सारे फुटनोट देखने, मेरे को एंड, हाँ भैया जाके देख, कनंड्रम में लिख लिख के सारे फुटनोट एंड नोट सारे अंग्रेजी हमने डाल दिए, तो वो सब को बुझा के लिखा हुआ है। अच्छा, लेकिन आपने उसके बाद मैं यहाँ आता हूँ कि आपने कहा कि उसके बाद में सब लोग क्वेश्चन, आप इसी पे आज जो होगा वही क्वेश्चन लिए जाएंगे। जो नेताजी की ये लोग जासूसी करा रहे थे, एक थ्योरी आई कि वो साइबेरिया में है, साइबेरिया से फिर वो किस तरह से आए, और यहाँ चूंकि नेताजी की जासूसी कराई जा रही थी इसीलिए नेताजी गुमनामी में रहे। नेताजी स्वयं बाहर नहीं आए क्योंकि जनता का सपोर्ट तो उनको जबरदस्त मिलता अगर वो बाहर आते तो। बहुत संदीप जी, बहुत पेचीदा सवाल है, इसको खोलने के डिस्कशन पूरा टॉपिक पूरा उसी सेशन करना पड़ेगा। तो लेकिन जो बाद में करेंगे। हाँ, लेकिन जासूसी की जहां तक बात आती है कि हमें ये पता लगता है कि इनका सीक्रेट प्रोटोकॉल हुआ था, सिक्योरिटी लियाजन ऑफिसर। तो उसके बाद में ये इनका प्रोटोकॉल हो गया। मैं 16 में इंग्लैंड में गया था दूसरी बार, तो वहां जाके मैं उनके नेशनल आर्काइव में गया, और वहां जाके मैंने एक फाइल में देखी जो एक ऐसे आदमी के साथ जुड़ी थी जो मतलब वहां से, तो वहां पे वो एक रिकॉर्ड उनके निकल के आया। अब वो रिकॉर्ड निकल के आया वहां पे इंग्लैंड की फाइल में कि ये लोग यहाँ से भारत की इंटेलिजेंस ब्यूरो अंग्रेज अपने मालिक, जो अपने मालिक थ्रू एसएलओ, जो एसएलओ यहाँ बैठा था इनका माई बाप, उसको एक खबर भेज रहे थे। इन्होंने सुभाष बोस के घर में वो टैपिंग करने की वो लगा रखी थी, उनको सेंसरशिप लगा रखी थी कि कोई चिट्ठी लिखेगा तो उसका रिकॉर्ड बनाएंगे, जो जासूसी होती है। उसकी रिपोर्ट निकाल करके इन्होंने एक रिपोर्ट इन्होंने यहाँ पे इनको भेजी है इन लोगों ने, और वो रिपोर्ट हमें मिली लंदन में। तो प्लीज अंडरस्टैंड, वो आईबी की रिपोर्ट है, उसको साइन करा हुआ आईबी के एक आदमी था, मिस्टर शेट्टी आईबी का मेरे ख्याल से डेप्यूटी डायरेक्टर था, और वो शेट्टी जो था वो सुभाष बोस केस का एक्सपर्ट था। वो रिपोर्ट सुभाष बोस के बारे में ही है, वो तो दिखाई दे रहा है, उसके नाम से लिखा है कि ये हमने कलकत्ता में ये एड्रेस पे बोस फैमिली की, वो हम लोगों ने यहाँ पे ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है,
तो ये हम आपको भेज रहे हैं और आप इसके बारे में क्या बोलते हैं हमें बताइए। तो वो साइन लेटर, ओरिजिनल लेटर जो है वो हमको वहाँ मुझे लंदन में ब्रिटिश आर्काइव में मिला जाकर के, वो जो मैंने यहाँ अवेलेबल भी हर जगह पे। तो फिर मैंने अपने देश में मैंने सूचना के अधिकार में मैंने उनसे पूछा, उनको मैंने लिखा अंग्रेजी में आईबी वालों को, मैंने इनको बोला गृह मंत्रालय को कि तुम्हारे अंडर में आईबी आती है, ये चिट्ठियां लंदन से निकल के आ रही हैं, तो उनके तुम्हारे लेटर्स हैं। तो अगर यहाँ से चिट्ठी गई है वहां पे, आप जो अपने मालिकों को इन्फॉर्म कर रहे थे, तुम्हारे पास भी तो रिकॉर्ड होंगे। अब तुमने मालिक को चिट्ठी लिखी है कि साहब ये हमने जासूसी की सुभाष बोस की, ये हमारे हाथ लगा, तो मालिक ने भी कुछ जवाब तुमको भेजा होगा, तो वो मुझे दो, आप निकालो। तो उन्होंने मुझे आंसर दिया कि सूचना के अधिकार में ये आईबी नहीं आती है, हम नहीं आपको जवाब देंगे। तो ये तो पॉलिटिक हाँ, तो वो सूचना के अधिकार में आईबी कवर नहीं होती, आईबी रो आपको कोई इन्फॉर्मेशन सूचना के अधिकार में नहीं देगा। लेकिन मैंने वो एप्लीकेशन लगाई थी। लेकिन आपको ब्रिटेन अमेरिका में, आपने तो अमेरिका के भी में आरटीआई लगाए हैं, अमेरिका से आरटीआई अमेरिका का बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये लोग बैठ के जो अमेरिका का, देखिए सूचना का अधिकार जिसको हम लोग आरटीआई कहते हैं, उसको इंग्लैंड में कहते हैं फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट, अमेरिका में भी उसको फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट बोलते हैं। अमेरिका में मेरे ख्याल से 1968 या उसके आसपास 65 67 जॉनसन के टाइम पे ये एक्ट हो गया था। और दोनों इंग्लैंड अमेरिका का जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट है, भारत का जो आरटीआई है सिर्फ भारतीय सिटीजन्स को अलाउ करता है कि आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अमेरिका का जो सूचना का अधिकार है उसमें दुनिया में कोई भी आदमी सवाल पूछ सकता है उनसे। और अमेरिका में एक बात और बहुत बड़ी खास बात है, इंग्लैंड में जो उनकी दो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनकी आईबी MI5 और उनकी रॉ MI6। MI5 आरटीआई, उनके आरटीआई में कवर नहीं होती है, लेकिन वो खुद अपने आप थोड़े थोड़े समय में कुछ डॉक्यूमेंट पब्लिक करते रहते हैं। जो अंग्रेजों की रॉ है MI6, वो कोई डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं करती है। हाँ, कभी कभी MI5 की फाइल में कुछ कॉपीज आ जाती हैं उनकी फाइलों रिकॉर्ड्स की। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में एक MI5 की फाइल मैं पढ़ रहा था, तो उसमें एक MI6 का डॉक्यूमेंट लगा था। तो उसमें कोई पंडित जी का कोई खास आदमी था, उसके बारे में लिखा कि वो ये बोल रहा है कि पंडित जी को लगता है कि अंग्रेजों के प्रभाव के कारण से उनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा उनको। आपको तो मालूम है कि हमारे देश के बेचारे लोग ज्यादा कुछ चाहते नहीं है, नोबेल प्राइज मिल जाए पीस का। तो ये पंडित जी का नाम 11 बार गया था नोबेल पीस प्राइज के लिए, उनको ठेंगा मिल गया, महात्मा गांधी को भी मिला नोबेल पीस प्राइज, और यहाँ मिल गया यासर अराफात को, यहाँ मिल गया, हेनरी किसिंजर को मिल गया। तो नोबेल प्राइज की भूख हम देश को हमको ले डूबेगी उसमें। आपने, क्योंकि आज आपने वो बात करी है राजन बाबू के बारे में, तो उनका भी कुछ बताना बहुत जरूरी बनता है आज के, क्योंकि उसमें, क्योंकि ये लोग कितने हद तक गिर गए थे और किसने इन्होंने देश का कुंडा लोगों ने कर दिया था। भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो भारत की सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है, ये सबको पता है बात। भारतीय सेनाओं के सुप्रीम कमांडर थे राजन बाबू, भारत के राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति चिट्ठी लिखता है भारत के प्रधानमंत्री को अंग्रेजी में, ठीक है, रिकॉर्ड पर है। और राजन बाबू, आपको पता है कि महात्मा गांधी के बड़े खासम खास चेलों में थे। सुभाष बोस की जो पॉलिटिकल जो अपोज करने वालों की ये पूरे टोले में शामिल थे ये, तो उस पर किसी को सबको पता है हिस्ट्री क्या उनकी, उनके और जिंदगी में बहुत अच्छे काम थे, लेकिन ये काम उनका अच्छा नहीं था। राजन बाबू चिट्ठी लिखते हैं प्रधानमंत्री, मतलब देश के राष्ट्रपति जो सुप्रीम कमांडर है भारत की फौज का, वो चिट्ठी लिख रहा है 55 के आसपास भारत के प्रधानमंत्री को, कि हमें जब विदेशी मिलते हैं और वो हमको बोलते हैं कि आप लोग तो गांधी जी का देश है, आप तो अहिंसा के पुजारी हो, और लेकिन आप लोगों ने इतनी बड़ी फौज खड़ी कर रखी है। अब ये तो गांधी जी तो नहीं बोलते थे, गांधी जी तो फौज के खिलाफ में थे, वो तो फौज डिसबैंड करने की बात करते थे। तो राजन बाबू लिखा कि हाँ, ये हमको शर्म आती है कि ऑब्वियसली वो तो, कि ये तो अहिंसा के पुजारी थे ये लोग, ये तो किसी को, इनको फौज में इंटरेस्ट था ही नहीं इन लोगों को किसी बात का। अब उन्होंने प्रधानमंत्री को, भारत के देश का जो सुप्रीम कमांडर है, वो चिट्ठी में ये लिख रहा है, संदीप जी ये पढ़ के आदमी के होश उड़ जाएंगे जो लिखा उन्होंने, कि अगर आप फौज को डिसबैंड भी नहीं कर सकते तो कम से कम उसकी पावर कम, उसकी ताकत कम करो, कम करें फौज कहाँ कम करें, संख्या कम करें, ठीक है। रिकॉर्ड पर है, वो टेंशन नहीं, रिकॉर्ड पे जो चिंता मत करो, रिकॉर्ड जो बात है मैं रिकॉर्ड की बोल बोलूँगा, बवाल होगा तो संभाल लूंगा मैं, रिकॉर्ड पर है। उसके बाद फिर उसकी आखिरी की लाइन बड़ी अच्छी अंग्रेजी में लिखी है, वो मैंने कैलेंडर में लिखी है मैंने, उसमें वो लिखा था कि जो विश्व शांति का जो हम लोग मंदिर बना रहे हैं भारत के लोग दुनिया में, मतलब जो पंडित जी की उसमें लीडरशिप में हम दुनिया में जो विश्व शांति का जो मंदिर बना रहे हैं, अगर आप ये फौज को, मतलब आप इसकी संख्या कम कर दो, काट पीट कर दो, तो उसके ऊपर ये कलश की तरह काम करेगा। इसका मतलब ये है कि अभी खाने को पेट में तुम्हारी रोटी नहीं है तुम लोग के, ठीक है जी, आपके 90% लोगों को भागने की तमीज नहीं है, खाने को तुमको रोटी नहीं है, भूख मरे तुम, थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तुम्हारी, गरीब कंट्री, और तुम चले हो विश्व शांति की बात करने के लिए, जो करवाने के लिए बैठे हैं अमेरिका में बहादुर साहब आपके विश्व शांति की बात करने, लेकिन तुम लीडर बन रहे हो। तो विश्व शांति का जो मंदिर बनाएगा भारत, वो फौज को काटने के बाद उसका वो कलश बन जाएगा उस करके।
कैन यू इमेजिन इस तरह की बातें? वो इसी चक्कर में तो आप लड़ाई हारे 62 की जाकर के। ये मेंटालिटी लोगों की थी। और उस देश का सुप्रीम आपने कमांडर। एक और फैक्ट जो लिखा है वो यहाँ अगर मैं जोड़ूं तो वो ठीक फैक्ट है। गुमनामी बाबा के सामने जब वो आया कि जब 65 की लड़ाई होती है और ब्रिटेन में कहता अयूब खान कि वो हिंदू जो है धोती वाले क्या लड़ेंगे, तो वो वाला पोर्शन आप बताइए कि सुभाष चंद्र बोस ने वो इन्हीं नेताओं के लिए कहा। वो देखिए, उसके उसके से पहले हल्का सा मैं लोगों को हल्का सा मैं बैकग्राउंड दूं, जो अगर जिन्होंने अपना पिछला वीडियो नहीं देखा या उसके उनके जरिए। अब सवाल उठ के ये आता है कि नेताजी के मरने को लेकर 3 थ्योरियां। पहली थ्योरी जो सरकारी थ्योरी है कि वो प्लेन क्रैश में की डेथ होगी। दूसरी थ्योरी जिसको सुब्रमण्यम स्वामी और जनरल जीडी बख्शी बहुत सपोर्ट करते हैं कि वो प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे। प्लेन क्रैश कहते हैं ताइपाई में हुआ था। वो कहते हैं नहीं, वो ताइपाई में प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, वो रूस में थे और रूस में उनको मार दिया गया पंडित जी के कहने पे, और स्टालिन ने उनको मरवा दिया। और तीसरी बात जो निकल के आती है जिसको सपोर्ट, मैं नहीं उस चीज़ को रिपोर्ट नहीं किया, लेकिन मेरी वैसे वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई है कि गुमनामी बाबा की थ्योरी कि साहब वो तो अयोध्या में मरे थे आकर के 1985 में। तो पहले संदीप जी, पहली बात ये लोगों को बताना जरूरी है कि मैं और आप पत्रकार रह चुके हैं। हम पत्रकार हैं। लोग बार बार ये बात बोलते हैं कि अच्छा आपका विश्वास ही है, आपका मानना ही है। मैं उनको बोलता भैया मैं विश्वास और मानने वाली बात नहीं, मैं कोई बाबू बाबा नहीं हूँ, मैं पत्रकार रह चुका हूँ। मैं आपको फैक्ट देता हूँ। आपको मैं विश्वास दस्तावेज देने दे के रहा हूँ। लिए, हम फैक्ट की बात कर रहे हैं, हम लोग मानने की बात नहीं कर रहे। मानना वो मानते रहे घर बैठ करके। अब सीधी सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर ये बात साबित हो जाती है कि नेताजी की डेथ एक प्लेन क्रैश में ताइवान में हुई थी, तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब ये है कि वो रशिया में नहीं मर सकते। जो आदमी मर चुका है सन 45 में, वो कहां से जिंदा होकर के रशिया में जाके मर जाएगा या कोई उसको मार देगा? दूसरा, अगर जो जनरल बख्शी जो बात को बोल रहे हैं कि उनको वहां पे गला घोट के मार दिया गया, वटेवर गोली मार दी, कुछ कर दिया, कल को अगर सबूत निकल जाते हैं वहां से, जो गोली रशिया में अगर एग्जीक्यूट किया होगा तो भैया पूरा फायरिंग स्क्वाड होगा, उनकी डेड बॉडी वहां पे होगी, उसकी कबर होगी, रिकॉर्ड होंगे। मजाक थोड़ी ना ऐसे किसी को मारना, ऐसा तो ना एग्जीक्यूशन होती है। सबके रिकॉर्ड वहां पे होते हैं, पूरी वो बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, वहां सबके रिकॉर्ड्स होते हैं। अब हमारे यहाँ पे भी होते हैं। तो अगर कोई सबूत निकाल दे, डेड बॉडी है, फोटोग्राफ है, तो इसका मतलब ये साबित हो जाएगा कि वो ताइवान में नहीं मरे थे और वो अयोध्या में नहीं हो सकते। क्योंकि जो आदमी सन 53 में या 52 में मर चुका है रूस में, वो कैसे मर जाएगा वापस आकर के अयोध्या में? इसी लॉजिक को आगे बढ़ाते हुए, अगर हमारे पास में ये एविडेंस निकल करके आता है कि वो भारत में थे 70, 75, 80, 85 में, तो ऑब्वियसली वो रूस में नहीं मर सकते और वो ताइवान में नहीं मर सकते। हाँ, रूस में क्या हुआ, ताइवान में क्या हुआ, ये जानने के लिए हम लोग एक रिसर्च जरूर कर सकते हैं। लेकिन एक बात तो स्थापित है कि अगर वो आदमी जिंदा यहाँ बैठा है तो ऑटोमेटिकली वो रूस में नहीं मरा। प्लेन क्रैश की थ्योरी जो है उसमें बहुत से प्रॉब्लम आ रहे हैं। सरकार ने खुद एडमिट कर लिया था कि इसके अंदर बहुत लोच है। पूरी कहानी बेसिकली इस बेस्ड ऑन हियर से सुनी सुनाई बात। कोई डेड बॉडी नहीं, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं। और जब अंग्रेजों ने इंक्वायरी करी तो उनको 50 उसमें झोल नजर आए। उनको दिखाई दिया कि आदमी रूस जाने की प्लानिंग कर रहा था। तो प्लेन क्रैश की थ्योरी को इवन सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था कोर्ट के सामने। बाद में उन्होंने पलटा उल्टा मारा है। तो आप उसको साइड कर दीजिए कि प्लेन क्रैश की थ्योरी में कोई एविडेंस नहीं है। सिर्फ वहां पे एक कुछ लोगों ने, आई विटनेस ने बोला है कि ये आदमी हमारे सामने मरा था। डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं है, डेड बॉडी अवेलेबल नहीं है, उस जमाने के रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो है वो उसके खिलाफ में जा रहे हैं। लेकिन वो आई विटनेस अकाउंट जो है वो इतने ज्यादा आपस में कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सुभाष बोस के मरने की कहानी क्या है कि एक भारत का इतना बड़ा नेता जो वीआईपी था, वो 8-10 लोगों के सामने जिंदा जल के मर जाता है। और जब वो शरीर में आग लगती है तो कपड़े फाड़ दिए जाते हैं और नंगा करके उनको हॉस्पिटल ले जाता है। क्या कोई आदमी जो इतना विभत्स सीन देखेगा, क्या वो कभी भूलेगा जिंदगी भर की ऐसे घटना घटी थी मेरे आंखों के सामने? मैंने संदीप जिंदगी में पहली बार एक डेड बॉडी देखी थी, कोई एक्सीडेंट हुआ था, पहली बार, बच्चा था मैं। आज तक मैं आपको एग्जैक्टली पिन पॉइंट कर दूंगा कि साउथ दिल्ली में, नई दिल्ली में कौन सी जगह थी, वो ट्रक था और कौन सी जगह पड़ा, बिल्कुल प्रिसाइज लोकेशन में दिखा दूंगा। कोई भी आदमी जो अपनी आंखों के सामने इतनी गलत घटना देखेगा वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। मोटे मोटे पॉइंट से कम से कम छोटी छोटी बातें भूल जाएगा कि सर्दी थी, गर्मी थी, वो मुझे भूल जाएगा, लेकिन कम से कम वो मोटी मोटी बात मुझे याद रहेगी। यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि जो जो आदमी नेताजी की डेथ के जो कह रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने जल के मर गया, उनकी स्टेटमेंट ना तो आपस में मैच कर रही है और खुद अपने आप वो जो बात बोल रहे हैं वो हमेशा नई बात वो इंक्लूड कर देते हैं। अब एक आदमी कहता जी वो तो जब प्लेन क्रैश हुआ तो मैंने उनको बाहर निकाला, मैंने उनको उनके कपड़े फाड़े। दूसरा आदमी कहता है, जापानी कहता है नहीं नहीं उसने नहीं किया, वो तो मैंने उसको बोला था उसने किया। तीसरा आदमी कहता है हमारी तो पोस्टिंग यहाँ पे थी एयरपोर्ट में, जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो हम लोग गाड़ी लेके भागे, हम लोगों ने सबको बाहर निकाला, ये आदमी कुछ नहीं कर रहा। यार ये कहानी कोई मैच नहीं करी किसी कोर्ट कचहरी के अंदर। वो इतने मेजर कॉन्ट्रडिक्शंस उसके अंदर है बहुत सारे।
सारी बातें अलग अलग अलग, हर एक आप मुंह खोलेंगे आप कुछ और बात बोलेंगे, और आपकी बात आपके साथी से मैच नहीं कर रही है। तो वो पूरा जो उसका आई विटनेस अकाउंट है वो बिल्कुल 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 एविडेंस नाम की चीज नहीं है, और ये सरकार मजबूरी में कोर्ट के सामने मान चुकी है। इसलिए मुखर्जी आयोग ने रिपोर्ट दी कि साहब ये प्लेन क्रश तो ठीक नहीं है। प्रॉब्लम जो आ रही है कि रूस में जो कहने की बात, मारने की बात, जो सुब्रमण्यम स्वामी जी जीडी बख्शी बोलते हैं, प्लीज अंडरस्टैंड संदीप, जितने भी रिकॉर्ड इंटेलिजेंस के वगैरह या जो भी लोगों के जो क्रेडिबल अकाउंट्स जो रिकॉर्ड पर आए हैं, वो ये दिखाते हैं कि सुभाष बोस ने रूस से संरक्षण मांगा था और संरक्षण उनको मिल गया। मारने की बात कहीं नहीं आ रही है, संरक्षण मिलने की बात आ रही है। आप मुझसे सवाल पूछते थे अनुज, आपने बोला कि वो हियर से पे था, तो क्या हमारे पास में कोई ऐसा लीगली एडमिसिबल एविडेंस है कि नेताजी को रूस में थे? मैं आपसे पूछूंगा कि क्या हमारे पास में कोई लीगली एडमिसिबल एविडेंस है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा हुआ है? क्या है? सबूत है भारत सरकार के पास में? नहीं है। हमारे पास रिपोर्ट्स इंटेलिजेंस की, हम उसे किसी कोर्ट में स्थापित नहीं कर सकते। लेकिन आपको पता है, मुझे पता है कि जो सरकार बोल रही है वो ठीक बोल रही है। जब अबोटाबाद में बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिकन ने पूरा जत्था भेजा अपने फौजियों का, क्या उनके पास में लीगली एडमिसिबल एविडेंस था? अगर अमेरिकी सरकार उस जमाने में क्या करती कि अगर वो किसी भारतीय कोर्ट में आ जाती कि देखो जी आपके पड़ोस में बिन लादेन अबोटाबाद में बैठा, ये हमारे पास में एविडेंस है, आपको लगता है कि हमारा कोर्ट अलाउ करता उसको? तो लीगली एडमिसिबल एविडेंस नहीं है, लेकिन बच्चे को नजर आ जाएगा कि वो रूस में थे, रिपोर्ट्स हैं इंटेलिजेंस की, वो सब बातें निकल के आ रही है। ये जो बात बोली जाती है बाबा की साहब उनको पंडित जी के कहने पे स्टालिन ने मार दिया, उसका जवाब मैं दे चुका हूँ कि स्टालिन पंडित जी को पसंद नहीं करता था। उनको राजनीतिक बोला उसने करके, क्यों मारेगा उस आदमी को जिसको गाली गलौज दे रहा है? उसको मारेगा जो आदमी खुद उसके पास में चलता हुआ है संरक्षण मांगने के लिए, जिस आदमी की मदद तो पहले कर चुका है 1941 में। तो रशिया में मारने की खबर खत्म। अब सारी कहानी घूम फिर के आ रही है कि ये जो गुमनामी बाबा वाला प्रकरण है, इसमें एविडेंस सबसे ज्यादा है। जस्टिस मुखर्जी आयोग ने इसको डिस्कस किया केस को, उन्होंने ये एडमिट किया। और प्लीज वो अंडरस्टैंड कीजिए कि जस्टिस मनोज कुमार मुखर्जी सुप्रीम कोर्ट के जज थे और वो क्रिमिनल लॉ के एक्सपर्ट भी थे। उनके पिताजी बहुत बड़े वकील थे, उनके छोटे भाई और बहन भी बहुत बड़े वकील हैं। तो उस आदमी को लॉ का पता है, वो पत्रकार नहीं है, वो लॉ को समझता है। जज था सुप्रीम कोर्ट का वो। उसने ये गुमनामी बाबा इशू को स्टडी किया। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि आई विटनेस अकाउंट जो है क्रेडिबल है, खासकर वो लोग जिन्होंने सुभाष बोस को और इस बाबा को देखा था। क्रेडिबल आई विटनेस अकाउंट का मतलब आप जानते हैं, आप लोगों ने, आपने बहुत साल तक कोर्ट कचहरी में आपने वो करी हुई है, रिपोर्टिंग की है। संदीप, आपको मालूम है कि जितने मर्डर के केस होते हैं वो आई विटनेस अकाउंट के बेस पे होते हैं कि मैंने उस आदमी को गोली चलाते देखा था, बस ये कोर्ट में जाके बोला, दूसरे आदमी को हो गई फांसी। तो ये ताकत है आई विटनेस अकाउंट की। क्रेडिबल आई विटनेस अगर एविडेंस हो तो वो डीएनए को भी डिफीट कर देता है। दूसरा, जैसे एडमिट कर रहे हैं रिपोर्ट में कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो मिला है वहां से, जो गुमनामी बाबा जिसको आप बोल रहे हैं उसके, और जो पब्लिक बोल रही है, गुमनामी बाबा और उसके समर्थकों के जो आपस में लेटर्स एक्सचेंज हुए हैं, वो सारे उसकी इस थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं कि वो नेताजी थे। तो आई विटनेस अकाउंट मैच कर रहा है, डॉक्यूमेंट्री मैच कर रहा है, लेकिन कमीशन जो है उसको अपनी रिपोर्ट में लिखना पड़ा कि इसको स्थापित करने के लिए पूरे सबूत नहीं है हमारे पास में, क्योंकि उनकी हैंडराइटिंग की और डीएनए की रिपोर्टें जो सरकार ने दी हैं वो नेगेटिव आई थी। तो आजकल सब लोग, खासकर हमारे जनरल साहब जो है ना, वो डिसमिस कर देते हैं पूरी कहानी को, नहीं 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 उसका तो डीएनए मैच नहीं हुआ। अब ये इस किताब के अंदर हमने डीएनए की पूरी कलई खोली है। भैया आप बैठे हैं उस देश में, आप बैठे हो, अब ये भूलना मत आप लोग कि जिस देश के आप वासी हो ना, यहाँ पैसे खाकर रिपोर्टें चेंज करने का बड़ा पुरानी कहानी है यहाँ पे। और ये तो वो फॉरेंसिक धोखाधड़ी, एक चैप्टर ही है पूरा फॉरेंसिक धोखाधड़ी का। उसमें बहुत सारे एग्जांपल हमने दिए कि कैसे पैसे खाकर रिपोर्टें डीएनए की सब चेंज होती है, और यहाँ तो वो केस है जिसमें सरकार फंसने वाली है। तो उसमें हम लोगों ने अब ये स्थापित कर दिया है, हम लोगों ने अमेरिकन एक्सपर्ट से रिपोर्ट लेकर आया डीएनए हैंडराइटिंग की, हमने ऑस्ट्रेलिया के एक्सपर्ट से हमने पूछा डीएनए के बारे में, उसने हमको बोला कि ये गड़बड़ है रिपोर्ट के अंदर। तो सब डिटेल में इस पूरे चैप्टर में दिया है। तो अगर अब ये स्थापित हो गया है कि हैंडराइटिंग में गड़बड़ हुई थी, और हमारे पास सरकारी रिपोर्ट जो थर्ड क्वालिटी की रिपोर्ट है उससे कहीं अच्छी रिपोर्ट अवेलेबल है प्राइवेट एक्सपर्ट्स की, तो क्यों, और हमारे पास में क्लियर कट एविडेंस आ रहा है कि डीएनए मैच में गड़बड़ हुई है, इसका मतलब सुभाष बोस ने वो आपने नहीं, एक और चीज तो लिखा है जो सरकार ने किया है, उसमें वो दांत का इलेक्ट्रोफोरोग्राफ है ही नहीं उसमें। वो इलेक्ट्रोफोरोग्राम होता क्या है संदीप, मान लीजिए कि मेरी छाती में कोई प्रॉब्लम है, आप डॉक्टर हैं, तो आप तो मेरे अंदर तो छाती में देख सकते नहीं, तो आप बोलोगे एक्सरे करा के ला। आप मेरी एक्सरे की रिपोर्ट देखोगे तब देखोगे इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली सिंपल टर्म्स में जो डीएनए की रिपोर्ट होती है उसमें आदमी हाथ नहीं लगाता, मशीन होती है, मशीन में आप सैंपल डालते हैं,
जो चीज़ का आपको डीएनए टेस्ट करना है, मशीन उसकी रीडिंग करती है और रीडिंग करके एक चार्ट निकलता है जिसको रॉ डेटा या इलेक्ट्रोफायोग्राम कहते हैं। तो बेसिकली हम्म, कॉमन भाषा में बोला जाए, डीएनए रिपोर्ट क्या होती है कि इलेक्ट्रोफायोग्राम की रीडिंग को डीएनए रिपोर्ट कहा जाता है। हम्म, और ये तो होता है कि कल को मान लीजिए मुझे लगा कि आपकी रीडिंग गलत है, तो मैं वो इलेक्ट्रोफायोग्राम किसी और को दिखा सकता हूँ कि आप ये देखिए इसकी रीडिंग इसने ठीक करी कि नहीं करी, ठीक करी। ना इन लोगों को हम्म, हमें खबर लगी कि इन्होंने इसका डीएनए इसका इलेक्ट्रोफायोग्राम गोल कर दिया। मुखर्जी कमीशन हम्म, को कभी दिया नहीं लोगों ने इसका इलेक्ट्रोफायोग्राम। अब हमारे सारे सपोर्टर बैठे हैं, हमारे सपोर्टर लैब के अंदर भी बैठे हैं। उन्होंने कहा जी इन्होंने गोल कर दिया, आप इनको आरटीआई में पूछो इन लोगों से। उन्होंने नहीं दिया हमारे को, वो है ही नहीं। मैं तो कह रहा हूँ रिपो जैसे हम लोगों ने अमेरिका से या भारत के टॉप एक्सपर्ट से हैंडराइटिंग की रिपोर्ट हमने साबित कर दी है। मैं आपको सामने साफ बोल रहा हूँ कि सरकार में हिम्मत है, तो इलेक्ट्रोफायोग्राम को जारी करे। ना उसकी मैंने हम्म। टेस्टिंग करवाई अमेरिका में, यूरोप में, ना मैंने इनका मुँह